Dear students, now the next question is question number 6. It says that Kasam makes earthen pots. Earthen pots means मिट्टी के बर्तन. He makes certain number of pots daily. वो कुछ pots daily बनाता है. अब कितने बनाता है ये नहीं पता. Production cost of each pot is 40 more than total number of daily pots. तो उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 40 ज़्यादा है 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ डेली पॉट्स जो वो बनाता है उससे 40 ज़्यादा है. ये कॉस्ट हुई एक पॉट की. तो वो कहता है इफ़ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स इन वन डे 600, मतलब जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स इन वन डे वो 600 है. फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे. सो लेट्स सॉल्व एंड फाइंड आउट द आंसर. जैसा कि हम जानते हैं जो चीज नहीं पता होती है उसको एक्स सपोज करते हैं. कासम मेक्स अर्थन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन बनाता है. ही मेक्स कुछ पॉट्स डेली, कितने बनाता है नहीं पता, तो इसको हम सपोज करेंगे. लेट द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स मेड इन वन डे लिखो या डेली लिखो, वन डे बी एक्स पॉट वो डेली बनाता है. एक पॉट की कीमत, यहाँ पे कंडीशन दिया है एज पर गिवन कंडीशन कॉस्ट ऑफ, कौन सा कॉस्ट, बेचने का कॉस्ट नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको बनाने का जो खर्चा आता है. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इक्वल्स टू 40 more than 10 times of total number of pots made in one day into x. So that is 10x plus 40. ये हो गई कॉस्ट एक पॉट बनाने की. फिर अगली कंडीशन है टोटल नंबर ऑफ, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब एक बर्तन बनाने का इतना, दो का इंटू 2 हो जाएगा, 3 का इंटू 3 हो जाएगा. इस तरह टोटल जो कॉस्ट होती है एक दिन की वो होती है 600. तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स इन वन डे इक्वल्स टू 600. ये गिवन है. अब ये चीज होती क्या है, जितने पॉट्स हैं उसमें एक की कीमत मल्टीप्लाई कीजिए. जैसे एक की कीमत अगर 5 है और मैंने 2 पॉट बनाए तो 5 2 10. अगर एक की कीमत 50 है, मैंने 3 पॉट बनाए तो 50 इंटू 3. अगर एक की कीमत इतनी है और टोटल मैंने x बनाया तो इतना इंटू x. तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब x इंटू 10x प्लस 40 इक्वल्स टू 600. x into 10x square, x into 40 40x. 600 इस तरफ माइनस 600 इक्वल्स टू 0. सब 10 से डिवाइड कर दो तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. रीजन लिख दो, डिवाइड बाय 10. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया.
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो यहां से आप खुद सॉल्व करोगे। सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट x इक्वल्स टू, दो वैल्यू मिलती है, x equals to 6 and x equals to -10. But x equal -10 is not acceptable. -10 कोई अर्धन पॉट का नंबर तो हो नहीं सकता। कोई मुझे बोलेगा आज दिन भर में कितने बर्तन बनाए, मैं बोलूँगा -200, बोलेगा पागल है क्या। तो इस वजह से x इक्वल्स टू -10 दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो हम लेंगे टोटल पॉट्स मेड इन वन डे, total pots made in one day equals to x equals to 6. अब और क्या चाहिए था, टोटल पॉट्स मेड इन वन डे, ये मिल गया। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, देयरफॉर वन पॉट्स प्रोडक्शन कॉस्ट इक्वल्स टू ये वाला 10 into 6 plus 40, that is 10 6 are 60, 60 plus 40 100 rupees। कॉस्ट की बात है तो वहाँ पे रुपीस लिखना जरूरी है। That's it। Dear students, now next question is question number 7. It says that Pratik travels 36 km by boat डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब पानी के बहाव में। एंड कम्स बैक मीन्स वापस आता है तो पानी के फ्लो के अगेंस्ट में। और ये पूरा ट्रैवलिंग 36 किलोमीटर का 8 आवर्स में कंप्लीट होता है। मतलब 36 किलोमीटर डिस्टेंस है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड से बोट जाती है और अपस्ट्रीम की स्पीड से बोट आती है। ये पूरा फासला जो है 36 किलोमीटर का 8 घंटे में ख़त्म होता है। और जो पानी की स्पीड है, क्योंकि बोट की स्पीड तो मोटर पे चलेगी और पानी का स्पीड 12 किलोमीटर है। स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर। तो बोट की जो स्पीड है, मोटर वाला जो बोट की अपनी स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। और जो पानी का स्पीड है वो हमें नहीं पता है, वही ढूंढना है। तो जैसा कि मैं कहता हूँ कि जो नहीं पता उसी को अज्यूम किया जाता है। लेट्स अज्यूम दैट they are asking find the speed of the water current। water current means flow of water की स्पीड क्या है। तो स्पीड का फॉर्मूला साइंस में है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास ये स्पीड ढूंढना है। डिस्टेंस 36 किलोमीटर है। टाइम, इसका टाइम होता है, डाउनस्ट्रीम का एक अलग टाइम होगा, अपस्ट्रीम का एक अलग टाइम होगा। और फिर दोनों को प्लस करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। टोटल टाइम लगता है 36 किलोमीटर डिस्टेंस करने के लिए 8 आवर्स। जो नहीं पता सपोज करो, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में होती है। उन्होंने दिया है स्पीड ऑफ बोट। अगर ये पानी का स्पीड है, ये रुका हुआ पानी है, इस रुके हुए पानी में द स्पीड ऑफ द बोट इन रुका हुआ पानी, स्टिल वाटर में इस रुका हुआ पानी इस 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो अगर रुके हुए पानी में बोट की स्पीड 12 किलोमीटर है तो
अगर पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में जाने लग गया, पानी ऐसे बहने लग गया, तो पानी की स्पीड प्लस बोट की स्पीड प्लस हो जाएगी। तो पानी के स्पीड को हमने x लिया है, तो मतलब डाउन स्ट्रीम के लिए इसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। तो डाउन स्ट्रीम में x प्लस 12 हो जाएगा। तो पहले लिखते हैं द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is 12 kilometer per hour. It's given. Therefore, speed of boat in downstream will be x plus 12, मतलब x उसमें ज्वाइन हो जाएगा, जो स्पीड ये है उसमें ऐड हो जाएगा। तो x हो गया फ्लो ऑफ वाटर यानी स्टिल वाटर की स्पीड, और 12 किलोमीटर ऐड क्यों होगा, क्योंकि उसमें अगर कोई चीज उसी डायरेक्शन में जा रही है और मैं मेरी स्पीड भी उसमें ऐड करता हूँ, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। इस वजह से बोट की स्पीड और करंट वाटर की स्पीड को प्लस किया गया, तो ये मिल गया। वैसे ही द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, तो अगर बोट यहाँ से वापस आती है तो उसको अपस्ट्रीम मतलब उल्टी दिशा का सामना करना पड़ेगा। जब यहाँ से रिटर्न आएगी तो जब यहाँ से रिटर्न आएगी तो बोट को उल्टी दिशा का फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से दोनों की स्पीड मिला के हो जाएगी 12 माइनस एक्स। पहले क्या था, 12 में x प्लस हो रहा था क्योंकि उसी डायरेक्शन में फ्लो था। अब उल्टा आने के टाइम पे फ्लो उधर का है पर बोट उल्टा आ रही है, तो 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, स्पीड तो किलोमीटर पर आवर, ये भी स्पीड तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल टाइम टेकन इज 8 आवर्स। Total time equals to 8 hours. Total distance equals to 36 kilometer. This is given. अब total time 8 घंटा लगा है, तो वो दोनों बोट की स्पीड का मिलाकर 8 घंटा होता है, जाना और आना दोनों मिला के। तो फॉर्मूला कहते हैं स्पीड अगर ढूंढना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड किसका ढूंढना है, वाटर करंट का, तो डिस्टेंस टोटल है 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर डिवाइडेड बाय पहली बोट का डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम का स्पीड, x प्लस 12, ये डिस्टेंस हो गया और ये स्पीड हो गई। ये टाइम यहाँ पे आ जाएगा और ये स्पीड नीचे चला गया। समझ में आया? टोटल डिस्टेंस 36, टाइम यहाँ पे आ गया, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये इसकी जगह पे आ गया। तो स्पीड पहली वाली x प्लस 12, दूसरी वाली स्पीड x 12 माइनस एक्स, 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, 36 अपॉन 12 माइनस एक्स। यहाँ पे टाइम लिखा है तो नेक्स्ट स्टेप में मैं टाइम की वैल्यू लिखूंगा, कितना टाइम लगा था, 8 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा। Therefore t equals to distance upon speed। तो इस केस में टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2।
ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। आप अपने सॉल्यूशन में चाहो तो यहाँ के बाद ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर फॉर्मूला लिख के ये स्टेप कंटिन्यू कर सकते हो। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 36 12 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई आएगा। Thirty-six 12 minus x plus 36 12 plus x equals to 8। ठीक है, इसके बाद ये स्टेप मैंने लिखा। अब यहाँ पे लिखता हूँ 8 इक्वल्स टू 36 इंटू 12। 36 इंटू 12 होता है इसको ऐसे ही रखते हैं। इसके नीचे ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये दोनों आके इससे मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। That is 6 into 12 minus 6. Four 32. 36 into 12 432 minus x 36x वैसे ही वापस प्लस 36 इंटू 12 432 प्लस 36x। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया 36 ब्रैकेट को, ये 36 ब्रैकेट को, तो हमें एक चीज मिला 432 हो जाएगा 864 माइनस 36 और प्लस 36 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ ये बच गया। अब इस तरफ आते हैं 8 इंटू 12 96 प्लस 8x इंटू 12 माइनस x। ये 96 को उस तरफ जाने दो, एट 64 माइनस 96। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 8 are 96 x माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x इंटू एक्स 8x स्क्वायर। अब ये टर्म को उस तरफ, बाकी इधर 0। 864 माइनस 96 14 माइनस 6 8 15 माइनस 6 15 माइनस 9 6 7 768। सो हमें मिलता है, ये सारी चीजें उस तरफ गई तो यहाँ 0 8x स्क्वायर माइनस 96x प्लस 768 इक्वल्स टू 0। इसको पूरा 10 कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है।
इसको 8 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 8 8 कैंसिल, यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 8 9 72, 4 बच गया, 48 हो गया, 96। तो आपको मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 96 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट, ये आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे मुझे जगह नहीं है और टाइम ज़्यादा लगेगा तो आपको समझने में तकलीफ होगी, इस वजह से मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -6। स्पीड cannot be negative, therefore the speed of the water current be x kilometer. The speed of water current is 6 किलोमीटर पर आवर। यही ढूंढना था, वाटर करंट की स्पीड ढूंढना था। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है इजी और थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है। आप जब इस जगह पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आना चाहिए, मतलब आराम से करो। फिर उसके बाद कैलकुलेशन में जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है। आप उसको 8 से डिवाइड करते हो तो सारी चीज़ें छोटी हो जाती है। फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हो और 3-4 स्टेप लगता है और फिर आपको मिलता है x equals to 6 and -6. So let's go for another question. Dear students, next question is question number 8. It says that Pinto takes 6 more days to complete a work than Nishu. अगर निशु कोई काम 5 दिन में ख़त्म करता है तो पिंटू उस काम को और 6 दिन ज़्यादा लगाएगा, मतलब 5 + 6। अगर निशु उस काम को 3 दिन में करता है तो पिंटू उस काम को 3 + 6 में करेगा, 3 + 6 डेज में करेगा। अगर निशु किसी काम को x डेज में करता है तो पिंटू उसी काम को x + 6 डेज में करेगा। एक काम है जो वो लोग ख़त्म करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन। तो एक काम इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, वो काम क्या है, कुछ भी आप एग्जांपल समझ सकते हो। दे फिनिश द वर्क टुगेदर, साथ में दोनों मिलके काम करते हैं तो 4 दिन में एक काम खत्म हो जाता है। अब दोनों की जो काम करने की एबिलिटी है, तो निशु जो है वो एक दिन में पूरे काम का 1/x पार्ट खत्म करता है और पिंटू एक दिन में पूरे काम का 1/x + 6 काम खत्म करता है। और दोनों जब साथ में काम करते हैं तो काम पूरा हो जाता है और उनको लगते हैं 4 दिन। इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करके हमें ये पता लगाना है कि अगर अकेले अकेले वो लोग काम करते तो कितना दिन में काम खत्म होता। लेट्स सॉल्व। लेट निशु के बारे में हमें नहीं पता है तो हम निशु से शुरुआत करेंगे। लेट निशु फिनिश द वर्क इन 1 डे बी x। एक दिन में वो x काम खत्म करता है। तो इस गिवन कंडीशन के हिसाब से therefore as per given condition पिंटू
Pinto finish the work in x plus 6. Finish x plus 6. Finish the work in x plus 6 days. आगे की कंडीशन जो है इसकी वजह से, ये इस कंडीशन के बनने की वजह से, therefore they finish one upon x part of work in 1 day. ठीक है, निशु अगर एक दिन में x लगाता है तो एक दिन में x दिन लगाता है काम को करने में। Let the Nishu finish the work bx days. अगर कोई भी काम निशु x डेज में खत्म करता है तो गिवन कंडीशन के हिसाब से पिंटू उसी काम को x plus 6 डेज में खत्म करता है। ये x डेज में खत्म करता है, ये x plus 6 डेज में। इस हिसाब से एक दिन का काम उनका टोटल काम x है, ठीक है, x डेज है तो 1 upon x। एक दिन का काम 1 upon x, 2 दिन का काम 2 upon x। तो एक दिन का काम पूरे काम का पूरा काम अगर इतना है तो एक दिन का होगा इतना, तो पूरा अगर 4 पार्ट है तो होगा 1 upon 4। तो वैसे ही पूरा काम अगर x है, पूरे दिन भर का x है तो होगा 1 upon x part in 1 day। Therefore they निशु और पिंटू का हो जाएगा पिंटू फिनिश 1 upon x plus 6 part of work in 1 day। ये दोनों के काम का एक एक दिन का काम हमें पता चल गया, तो वो कहते हैं कि अगर ये दोनों मिलके साथ में काम करेंगे तो वो जो काम था वो 4 दिन में खत्म होता है। तो ये एक एक दिन का काम हुआ तो 1 upon x plus 5 हमने कंसिडर किया, लेकिन जब पूरा काम खत्म होगा तो इनका जो रेशियो है ये उल्टा हो जाएगा। पहले तो इन दोनों का साथ में काम करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। Therefore they finish the work together। साथ में मिलकर वो कितना काम करते हैं इक्वल्स टू 1 upon x plus 6। इसको सॉल्व करेंगे 1 into x plus 6 x upon x into x plus 6 equals to 2x plus 6 upon x square plus 6x। साथ में वो इतना काम करते हैं, दोनों के काम एक एक दिन का काम था, ये रेशियो है, साथ में मिलके वो इतना काम करते हैं। अब 4 दिन में मतलब पूरा काम, तो इनका रेशियो जो है उल्टा हो जाएगा। एज पर सेकेंड कंडीशन इन द क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिन जो है टोटल काम में कन्वर्ट हो गया है। पहले कैसे था, एक एक का पार्ट काम था, अब कैसे टोटल काम आ गया। टोटल काम हो गया तो रेशियो उल्टा हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 6x अपॉन 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 4। जैसे 1 अपॉन x था तो यहाँ पे 1 अपॉन 4 था, 1 अपॉन x प्लस 6 था तो 1 अपॉन 4 था। अब यहाँ पे पूरा काम खत्म हो गया है तो 4 को
ऊपर ले लिया और ये रेशियो को ऊपर टर्न कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, so x square plus 6x 4 to the 8x plus 24, x square 8x इस तरफ आएगा तो 6x minus 8x minus 24 equals to 0, x square minus 2x minus 24 equals to 0। अब इसको हम 6 4 जा 24 होता है, 6 4 जा 24 और 4 minus 6 minus 2 होता है, ठीक है। 1 into minus 24 होगा minus 24, इसके दो टुकड़े किए तो minus 6 और 4 आया, 4 minus 6 minus 2 होता है, तो मिडिल टर्म मैंने स्प्लिट कर दिया, ये दोनों बीच में आ जाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। कॉमन लूंगा, x माइनस 6 सेम है तो एक को मैंने बाहर ले लिया, x प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में। अब x इक्वल्स टू 6 या तो x इक्वल्स टू माइनस 4, Nishu finish the work be x days। कोई भी काम निशु खत्म करता है, एक काम को खत्म करने के लिए अगर x डेज लगाता है निशु, तो नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज cannot be negative, therefore Nishu finishes the work in 6 days। हमें ढूंढना क्या था, how many days each take, तो निशु लेता है 6 days, तो पिंटू कितना लेगा, वो उससे 6 ज्यादा लेता था, तो x plus 6 मतलब 6 plus 6 12 days। तो इस बचे हुए पार्ट को मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, therefore Nishu finishes the work in 6 days, therefore Pintu finishes the work in x plus 6 equals to 6 plus 6 days, that is 12 days। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये स्टेप के बाद यहाँ पे अटक जाते हैं, इसका क्या करना है वो उनको समझ में नहीं आता है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, नहीं होता है तो 4-5 बार कीजिए, लेकिन करना तो है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं, कि जब भी आप कोई किसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो ना, तो उसका जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है किसी भी लेसन में, इस क्वेश्चन में ये ढूंढो, इस क्वेश्चन में ये वैल्यू ढूंढो, इस क्वेश्चन में ये सॉल्व करो, ऐसा है। हर लेसन के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस निकाल लो, उसमें से जो सब क्वेश्चंस है, यानी क्वेश्चन 1 का फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें आप देख लो कि कौन सा वाला आपको इजी है। तो जो इजी है वो अलग कैटेगरी होती है प्रैक्टिस करने की, जो थोड़ा एवरेज है वो अलग कैटेगरी होती है, और जो डिफिकल्ट वाले होते हैं वो अलग कैटेगरी होती है। तो किसी भी स्टूडेंट्स को पहले इजी वाले और एवरेज वाले को फटाफट सॉल्व करके फिनिश करना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद में वो जो सिलेक्टेड 2-4 क्वेश्चंस होते हैं जो हमें आते तो हैं पर कंफ्यूज करते हैं या फिर नहीं आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है बार बार करने के बाद भी मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ,
तो उसको पेंडिंग में रखो, एग्जाम के एक दिन पहले उसको प्रैक्टिस करो, तो दूसरे दिन आप उसको एटलीस्ट थोड़ा बहुत याद रख के कर सकते हो। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। वैसे मैथ्स हमेशा लॉजिक, कैलकुलेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है, और इसमें प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो जितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। बाकी जो ट्रिक्स है वो आपके ऊपर है, आप कैसे ट्रिक्स लगाते हैं और अपने स्कोर को बढ़ाते हैं। तो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। Dear students, next question is practice set का second last question, that is 9th question 2.6। ये कहता है कि if 460 is divided by a natural number, 460 को नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके आगे जितना भी चाहो उतना, तो किसी भी एक नंबर से डिवाइड करो इस हिसाब से कि जो कोशेंट मिलेगा आपको 460 को डिवाइड करने के बाद में जो कोशेंट मिलेगा वो 5 टाइम्स डिवाइजर से 6 ज़्यादा होगा और उसमें रिमाइंडर 1 होगा। तो इसको चलो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को देखकर हम समझते हैं, जैसे जैसे स्टेटमेंट है वैसे वैसे हम उसको समझेंगे। ये 460 इज डिवाइडेड मतलब ये डिविडेंड है, इसको डिविडेंड बोलते हैं। ये 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड किया गया मतलब डिवाइजर वो हमें नहीं पता है, जो नहीं पता होता है हम उसे x लेते हैं, ठीक है। द कोशेंट इज 6, कोशेंट यहाँ पे होता है, ये कह रहा है कोशेंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, डिवाइजर इज x, मतलब वो कह रहा है कि 5 टाइम डिवाइजर से, डिवाइजर x था 5 टाइम 5x हो गया, उसमें 6 मोर है कौन, कोशेंट। तो इस तरीके से हमें इसको डिविडेंड बोलते हैं, ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर, ये कोशेंट। तो मैथ्स में एक फार्मूला है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी फार्मूले को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। पहले तो सपोज करेंगे x को, लेट द डिवाइजर बी x, let the therefore the quotient, इसको x लिया तो ये क्या बन जाएगा 5x plus 6। फॉर्मूला कहता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब सबकी वैल्यू डाल देंगे, डिविडेंड क्या है 460, डिवाइजर क्या है x, इनटू कोशेंट क्या है 5x प्लस 6, रिमाइंडर क्या है 1। सॉल्व करेंगे 460 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, 460 उधर गया, माइनस 460 इक्वल्स टू 0, पूरा उल्टा कर दो, 1 माइनस 460 हो जाएगा 359, 459 इक्वल्स टू 0, राइट। इस तरह हमने देखा कि एक फॉर्मूले के अंदर अगर हमें फॉर्मूला पता है तो उसके अंदर वैल्यू डालने से हमारा इक्वेशन रेडी हो जाता है, और हमें आगे फिर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इस वजह से मैं आपको इसको सॉल्व करने, खुद से सॉल्व करने नहीं बोलूँगा, इसको आप फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो। यू कैन सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड, माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो फॉर्मूला मेथड है। दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड, और फैक्टराइजेशन मेथड
फॉर्मूला मेथड यूज करने की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नंबर बड़ा है। बाकी फैक्टराइजेशन मेथड आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यानी सॉर्ट आउट करके आपको जैसे ढूंढना है वैसे ढूंढ सकते हो और फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करने जा रहा हूँ। ये मेरे पास है तो 5 और -4 59, 5 इंटू -4 59, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 5 9 45, 5 5 25 प्लस 4 9, 5 4 20 22 माइनस 9 2295 आ रहा है। तो अब मैं 2295 को दो नंबर से, कौन से दो नंबर हैं, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2000 के करीब आएगा। तो मैं अगर 50 इंटू 40 करता हूँ तो 5 4 20 2 0, तो 2000 के करीब आता हूँ। मुझे चाहिए 295। तो मुझे कोई ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा कि जो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए 2295 प्लस माइनस करने पे 6x आ जाए। ठीक है, ये जजमेंट मैंने लगाया सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 50 और 40 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2000 के करीब पहुंचूंगा। लेकिन मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए 2295 और लास्ट में 5 है, तो सीधी बात है कोई ना कोई 5 नंबर वाला मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मैं 45 और 51 लेता हूँ। इन दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 5 is 5, 1 4 is 4, 5 5 is 25, 2 carry 22, 2295 आ गया। अब मुझे क्या करना है कि प्लस माइनस करके प्लस 6 आना चाहिए। तो प्लस 6 कैसे आएगा, 51 माइनस 45, तो प्लस 6 आएगा। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों नंबर्स को मिडिल टर्म की जगह पे यूज करूंगा। यहां पर 5x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन 5 कॉमन होगा, 5x x माइनस 9, वैसे ही x माइनस 9 यहाँ पे और 51 अंदर प्लस 51। तो इन दोनों में से x माइनस 9 सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा देयरफॉर x माइनस 9 इक्वल्स टू इनटू 5x प्लस 51। ये रफ वर्क था। Therefore either x equals to 9, x minus 9 equal to 0 लिया, और 5x plus 51 equals to 0, तो x equals to 9 हो जाएगा। यहाँ पे 5x equals to minus 51, x equals to minus 51 upon 5, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमने सपोज क्या किया था, लेट द डिवाइजर बी x, तो डिवाइजर कैन नॉट बी नेगेटिव। सिंस डिवाइजर कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x equals to 9 is the divisor। अब ये डिवाइजर ढूंढने बोला था, क्या ढूंढने बोला था, फाइंड द क्वोशिएंट एंड डिवाइजर। डिवाइजर मिल गया तो क्वोशिएंट क्या होगा, क्वोशिएंट इक्वल्स टू 5x प्लस 5, 5 इंटू 9 प्लस 5, 45 प्लस 5 दैट इज 50। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो आपने देखा कोई बहुत मुश्किल नहीं था, बस मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि ये कैसे स्प्लिट होगा, बाकी चीजें सब नॉर्मली हैं।
तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।